दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, आप देखिए ये काव्य पंक्तियां जो दी गई हैं, समता लहि सीतम भया, मिट्टी मोह किताब, निशिवासर सुख निधि लहर, अंतर प्रकटिया आप। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, शांत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या अद्भुत रस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए शांत रस। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन पंक्तियों में शांत रस है, जहाँ पर संसार और शरीर की नश्वरता से चित्त में एक विशेष प्रकार की उदासीनता उत्पन्न होती है और भौतिक वस्तुओं से विराग उत्पन्न हो जाता है। ऐसी मन स्थिति को निर्वेद कहते हैं और इसी निर्वेद नामक अस्थायी भाव से शांत रस की उत्पत्ति होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अभिधान प्रकार की विशेषा चालंकारा किस आचार्य ने कहा है। देखिए ऑप्शंस हैं आपके दंडी, रूप्यक, उद्भट या रुद्रट। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आचार्य रुद्रट। दोस्तों आचार्य रुद्रट ने काव्य में अलंकारों की प्रधानता को माना है और इसको प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने काव्यालंकार ग्रंथ रचा है। काव्यालंकार ग्रंथ के बारे में वे लिखते हैं, काव्यालंकारो अयम ग्रंथः क्रियते यथा युक्ति। इस ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि अभिधान प्रकार विशेषा चालंकारः, यानी अभिधान या कथन का विशेष प्रकार ही अलंकार है। और इसी तरह दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में कहा है कि काव्य शोभाकार का काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, यानी काव्य शोभा के संपादक धर्मों को अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रज बोली कहाँ पर प्रचलित रही है? बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों ब्रज भाषा की नकल पर बंगाल और असम में ब्रजबोली शैली विकसित हुई और ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है, आप जानते भी हैं। सूरदास, नंददास, मतिराम, बिहारी, भूषण देव, भारतेंदु रत्नाकर ये ब्रज भाषा के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के प्रमुख बोली है। इसका विकास शौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है और ब्रजभाषा बोली क्षेत्र में मथुरा, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, बुलंदशहर, करौनी, ग्वालियर का पश्चिमी भाग, बदायूं, अलीगढ़, एटा तथा मैनपुरी आदि हैं। तो याद रखिएगा, ब्रज बोली जो है शैली, ये ब्रज भाषा की नकल पर बंगाल और असम दोनों में प्रचलित रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली आकार बहुला है? देखिए कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बुंदेली। तो सही उत्तर है कौरवी, जिसको खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू और दक्षिणी बोलिया ये आकार बहुला है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कौरवी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी किए गए हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना समृद्धि सुनिश्चित करे। और अनुच्छेद 343 याद रखिएगा कि अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 17 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है?
इसमें आप देख सकते हैं कौरवी, बांगरू, कन्नौजी और बघेली। तो सही उत्तर ऑप्शन डी बघेली। दोस्तों आप जान लीजिए कि कौरवी, बांगरू और कन्नौजी बोलियों का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अलावा इसमें ब्रजभाषा, बुंदेली और दक्खनी भी शामिल हैं, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं और इनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण कौन सा वर्ण है आप बताइए दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ख और फ। देखिए, हिंदी व्यंजकों का वर्गीकरण जो है, हिंदी व्यंजन जो है उनका वर्गीकरण 4 आधार पे किया गया है: स्थान, प्रयत्न, प्राणत्व या फिर घोषत्व। तो प्राणत्व के आधार पर प्राण का अर्थ वायु है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण, और जिनमें अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं, और प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाता है। तो ख जो है क वर्ग का दूसरा व्यंजन, और फ जो है प वर्ग का दूसरा व्यंजन होने के कारण महाप्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दांतोठ्य है, यानी दांत और ओठ? ऑप्शन है आपके ब, व, द, ओ और ए। तो कौन सा दंतव्य क्या होता है दोस्तों? दांतोठ्य। तो आप देखिए, ऐसा वर्ण जो दांत से जीभ और ओठों के बीच से निकाला जाता है दांतोष्ठ वर्ण होता है, और वह जो होता है वो दांतोष्ठ वर्ण है। वह आप देख लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अग्रस्वर है? तो अग्रस्वर क्या है? ई और ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ई और ए अग्रस्वर है, जबकि अ मध्य स्वर और आ पश्च स्वर है। उ, ऊ, ओ, औ ये सभी पश्च स्वर हैं, और हिंदी में स्वरों के उच्चारण के समय जीभ के उठने के आधार पर 4 भेद किए गए हैं। एक तो समृद्ध यानी ई, उ और अर्ध समृद्ध में ए और ओ आते हैं। अर्ध विवृत में ऐ, औ, आ आते हैं, और विवृत में आ आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहादुर किस भाषा का शब्द है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी तुर्की भाषा का शब्द। बहादुर शब्द तुर्की भाषा का है, और तुर्की भाषा के अन्य महत्वपूर्ण शब्दों में कैंची, कुली, मुगल, बेगम, कुर्की, लाश, सुराग, सौगात, तोप, तलाश, उर्दू और कालीन है। तो याद रखिएगा, बहादुर तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आहूत का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप हिंदी ग्रामर पढ़ने के क्रम में आप जानते हैं कि आहूत का विलोम अनाहूत होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? परमात्मा के अनेक नाम हैं, सही है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, सही है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, ये आपका सही नहीं है। और वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, सही है। तो कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन सी आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कि मैं सपरिवार आनंदित हूँ। यहाँ पर आनंदित शब्द का प्रयोग किया जाना उचित है। सानंदित शब्द के स्थान पर आनंदित शब्द का प्रयोग व्याकरणिक ढंग से सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। भास्कर, अनुग्रहित, देखिए अधीन और गांधी। तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो भास्कर, और आप जानते हैं भास्कर की सही वर्तनी भास्कर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है वो आपका सही नहीं है। और देखिए आप देख सकते हैं कि अनुग्रहित, अधीन और गांधी आपके शुद्ध वर्तनी वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है द्रुतगामी। बहुत तेज चलने वाला के लिए द्रुतगामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी के पीछे चलने वाले को अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। आगे आने वाले के लिए आगामी, और ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए, खेत, रानी, शक्कर और कंकड़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा कंकड़। कंकड़ आपका जो है ये
तत्सम शब्द है। शेष, खेत, रानी और शक्कर ये तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है, रानी का राज्ञी और शक्कर का शर्करा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तद्भव शब्द देखिए, अक्षर, गोस्वामी, आंसू और यमुना। तो सही उत्तर है दोस्तों आंसू। देखिए, आंसू तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अश्रु होता है। तो याद रखिएगा, अश्रु आंसू का तत्सम होता है। अक्षर, गोस्वामी और यमुना ये तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, संज्ञावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, विशेष या गुणवाचक विशेषण। तो सही उत्तर है विशेष, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे घनश्याम सुंदर बालक है, इस वाक्य में बालक विशेष्य है जबकि सुंदर विशेषण है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, कूलंकषा, हंससुता, कृष्णा और अर्कजा। तो सही उत्तर है कूलंकषा। दोस्तों, यमुना के पर्यायवाची शब्दों में हंससुता, कृष्णा, अर्कजा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, सूर्यजा, रवितनया, तरणतनुजा हैं। कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है और नदी के पर्यायवाचियों में अपगा, तटनी, तरंगड़ी, निम्नगा, शैलजा, स्रोतस्विनी और कल्लोलिनी आदि हैं। तो कूलंकषा ये आपका नदी का पर्यायवाची है, न कि यमुना का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा का सही अर्थ क्या है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, और इसको आगे आपकी टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। इसका सही अर्थ है कुप्रशासन और उदासीन जनता। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आप जानते भी हैं, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ प्रेम पूर्वक स्वागत करना है। देखिए, यहाँ पर सम शम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला शब्द युग्म क्या है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, सम का अर्थ समान होता है और शम का अर्थ मोक्ष होता है। तो समान और मोक्ष, ये जो है सम और शम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला जो है आपका, ये सही युग्म है। समान और मोक्ष इनके क्रमशः अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपुरारी शब्द है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है त्रिपुरारी योग रूढ़ शब्द है। जो शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ को संकेतित करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिसमें पंकज, चक्रपाणि, जलज, लंबोदर, चतुर्भुज, पीताम्बर और दशानन है। तो इसी तरह त्रिपुरारी जो है ये योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, देखिए ये काव्य पंक्तियां हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होहि पिक बकहु मराला। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। असंगति, विभावना, विरोधाभास या मानवीकरण। तो सही उत्तर है दोस्तों विरोधाभास। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करने से कौवे का कोयल बन जाना और बकुले का हंस बन जाना विरोध का आभास करा रहा है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस रहे थे, या रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ये भाववाच्य से संबंधित है। भाववाच्य क्रिया के उस रूप में परिवर्तन को कहा जाता है जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक वचन का है। अन्य देशों, कौन सी कृतियाँ, अच्छे लेखक या अपनी मातृभाषा। तो सही उत्तर है दोस्तों अपनी मातृभाषा में एक वचन है। और देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में रहते हैं, जैसे मामा, नाना, बाबा, पिता, आत्मा, देवता, युवा, योद्धा आदि।
तो आप जान लीजिए अन्य देशों कौन सी कृतियाँ और अच्छे लेखक बहुवचन में हैं, जबकि अपनी मातृभाषा एक वचन में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। धनिया, झुमका, कहवा या फिर कथा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथा स्त्रीलिंग शब्द है। आप जान लीजिए कि कथा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। धनिया, झुमका और कहवा पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्दों में उड़ान, चट्टान, रज्जु, संस्था, अवस्था, प्रस्तावना, राख, भूख, साख, देख रेख, चमक, छाप और पुकार ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे किस काल का वाक्य है? सामान्य भूत, संभाव्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। तो सही उत्तर है ये संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जिससे क्रिया होने में संदेह प्रकट हो परंतु उसकी वर्तमानता में संदेह न हो, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है क्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसको क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्रामर से कि मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। मैं, आप, वह और वे। तो सही उत्तर है आप। आप देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। और प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष यानी स्त्री अथवा पुरुष के नाम के पहले आते हैं। इनमें उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आते हैं, और अन्य पुरुष में वह, वे, यह और ये आते हैं। तो मध्यम पुरुष में आप आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रीस में कौन सा समास है, आपको बताना है। तो श्रीस का मतलब होता है लक्ष्मी के ईश यानी श्री के ईश भगवान विष्णु। तो श्रीस में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, क्योंकि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता या अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में करुणासागर, चितचोर, जितेंद्री, सहस्राक्ष, सिंहावलोकन ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? देखिए पुष्प धनवा, आप देखिए पुष्प धनवा, अनंग, कुसुमशर या राकापति। तो सही उत्तर है राकापति। दोस्तों, आप जानते हैं कि राकापति जो है ये चंद्रमा का उदाहरण है और ये कामदेव का उदाहरण नहीं है। कामदेव के उदाहरण में पुष्प धनवा, अनंग, कुसुमशर ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा कामदेव के अन्य पर्यायवाचियों में कंदर्प, पंचशर, मनमथ, मदन और मनोज आदि हैं। अगला प्रश्न है, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सरह प्लस ज जो है ये सरोज का संधि विच्छेद है। इसमें विसर्ग संधि है और सर्वतःमुखी यानी सर्वतोमुखी, सरह धन वर सरोवर, सिरह धर मणि शिरोमणि ये सभी इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो सरोज का संधि विच्छेद सरह प्लस ज हो जाएगा सरोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्योति प्लस आदित्य की संधि क्या हो जाएगी? तो सही उत्तर है ज्योति प्लस आदित्य की संधि ज्योतिरादित्य हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को लिपि कहा जाता है, आप जानते भी हैं। और दोस्तों, लिखित वर्ण और संकेतों की सहायता से भाव या विचार अभिव्यक्ति को लिपि कहते हैं, जबकि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार जो सहयोग विचार विनिमय होता है उसको भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल मुख से, केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से या केवल जिह्वा से? तो सही उत्तर है अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
स्वर के उच्चारण में वायु मुख के साथ नाक से भी निकले तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? पंडिताइन, नाइन, ठकुराइन या कुलीन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुलीन। दोस्तों, ईन प्रत्यय से निर्मित कुलीन है और ईन प्रत्यय से बने अन्य शब्दों में ग्रामीण, प्राचीन, शालीन और रंगीन आदि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? लाजवाब, बिकाऊ, अकथनीय या बेरहम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकथनीय, ऑप्शन डी। दोस्तों, अकथनीय शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जो दोनों जुड़े हुए हैं। इसमें उपसर्ग जो है कथन के पहले अ जुड़ा हुआ है और कथन के बाद ई जो है कथनीय में ई जो है प्रत्यय लगा है। तो उपसर्ग अ और प्रत्यय जो है ई प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है, खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? आपको बताना है। अरबी, फारसी, तुर्की या हिंदी? तो सही उत्तर है फारसी। खुशकिस्मत में जो फारसी भाषा का खुश उपसर्ग लगा है। खुश उपसर्ग से बने हुए शब्दों में खुशखबरी, खुशदिल, खुशनुमा, खुशबू और खुश मिजाज हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में एक दोहा तथा बाद में एक रोला छंद जोड़ने से कौन सा छंद बनता है? बरवय, उल्लाला, कुंडलियाँ या छप्पय? तो सही उत्तर है कुंडलियाँ। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रारंभ में एक दोहा और बाद में एक रोला छंद जोड़ने से कुंडलियाँ छंद बनता है। यह मात्रिक छंद है। एक दोहा और एक रोला छंद जोड़ने के कारण इसमें 6 चरण होते हैं। इसकी मुख्य पहचान दोहे का चौथा चरण रोले का प्रथम चरण में दोहराया जाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? भूमध्य सागर, चतुराई, लोहा और भूकंप? तो सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर। आप जानते हैं भूमध्य सागर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सेना, सेवा, अक्षमता या वाणिज्य? तो सही उत्तर है वाणिज्य। वाणिज्य पुल्लिंग शब्द है जबकि सेना, सेवा और अक्षमता स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित आचार्यों में किसके द्वारा माने गए काव्य गुणों की संख्या सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें देखिए, भरत मुनि ने 10 काव्य गुणों की चर्चा की है, दंडी ने 10, वामन ने 14 नहीं, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। भामह ने 3 काव्य गुणों की चर्चा की है। तो आप जान सकते हैं वामन ने 20 काव्य गुण माने हैं, न कि 14। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दंडीकृत नहीं है? काव्यादर्श, छंदो विचित्र, कला परिच्छेद या प्रतिमा नाटकम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, प्रतिमा नाटकम महाकवि भास कृत नाटक है और महाकवि भास के अन्य नाटकों में स्वप्नवास वदत्तम, अभिषेक नाटकम, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, कर्णभारम, दुध घटोत्कचम, बालचरितम और प्रतिज्ञा योगंधरायणम है। और आचार्य दंडी की अन्य रचनाओं में दश कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो प्रतिमा नाटकम ये जो है भास्कृत नाटक है, दंडी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो सही उत्तर है विष्णवे रोचते भक्ति। विष्णवे रोचते भक्ति, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि शब्द पुल्लिंग इकारांत का खष्टी बहुवचन में रूप क्या होगा? तो खष्टी बहुवचन में रूप जो है ये क्या हो जाएगा? कवि नाम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और कवि का कवि कवि कवयः, कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभिः, कवये कविभ्याम कविभ्यः, कवे कविभ्याम कविभ्यः, कवे कव्यो कवीनाम, कवो कव्यो कवीषु या हे कवे हे कवि हे कवयः? तो इसमें खष्टी का बहुवचन कवि नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किम शब्द स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो आप जानते हैं कि किम शब्द का स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति एक वचन कश्या होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है पठ धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा। तो इसमें आप पठ धातु के विधिलिंग लकार को याद करना होगा। आप इसमें पठ धातु पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम, तो इसमें पठ धातु का विधिलिंग लकार का जो है इस तरह से आपने पूरा सूत्र देख लिया है। पठ धातु का जो विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन पठेतम होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सवित्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत्तर क्या है दोस्तों, सवित्री धन उदय, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सवित्री धन उदय इनमें यण संधि है। तव प्लस लृकारः की संधि विच्छेद होने पर शब्द क्या बनेगा। तो सही उत्तर है तवलकारः शब्द जो है दोस्तों, तवलकारः, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा तव प्लस लृकार की संधि होने पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकवि माघ के कृतित्व में किस गुण को प्रमुख रूप से समावेश नहीं माना जाता है। उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य या करुणता। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका करुणता। देखिए, महाकवि माघ के कृतित्व में करुणता के लिए नहीं बल्कि भवभीति करुणता के लिए जाने जाते हैं। कालिदास उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिदः पद लालित्यम तथा माघे संति त्रयो गुणा, यानी उपमा के लिए कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भारवी, दंडी पद लालित्य के लिए सुविख्यात हैं और माघ में इन तीनों गुणों का समावेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीहर्ष की माता का नाम क्या था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, श्रीहर्ष की माता का नाम मामल्ल देवी था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इनके पिता का नाम हीर था और इनका ग्रंथ नैषधीय चरितम में माता और पिता का नाम बताया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास कृत नहीं है। अभिमार्कम, विक्रमो उर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतुसंहारम। तो सही उत्तर है अभिमार्कम दोस्तों महाकवि भास की नाट्य रचना है, जबकि विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतुसंहारम ये कालिदास की रचनाएं हैं। इसके अलावा कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भवभूतिकृत नाटक उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 7 अंक हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भवभूति के द्वारा जो नाटक रचा गया है उत्तर रामचरित, इसमें 7 अंक हैं और इसका प्रधान रस करुण रस है। ये वाल्मीकि रामायण का एक उपजीव्य ग्रंथ है और इनकी 2 अन्य कृतियां महावीर चरितम और मालती माधव है। दोस्तों, उत्तर रामचरितम में भवभूति ने गर्भ नाटक की मौलिक कल्पना की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध आचार्य दंडी से नहीं है। छंदो विचिति, द्विसंधान काव्य, कला परिच्छेद या मालती माधव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मालती माधव। और आप जानते हैं कि मालती माधव भवभूति की रचना है, दंडी की रचनाएं जो अन्य तीनों रचनाएं हैं वो दंडी की हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना क्षेमेंद्र कृति है। कवि कंठाभरण, सरस्वती कष्टभरण, औचित्य विचार चर्चा और ए और सी दोनों। तो सही उत्तर है कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा। ए और सी दोस्तों ये दोनों ही कृतियां आचार्य क्षेमेंद्र कृत हैं और आप देख सकते हैं कि आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा सरस्वती कवि कंठभरण और औचित्य विचार चर्चा है, सरस्वती कंठाभरण भोजराज की रचना है। अगला प्रश्न है चित्र मीमांसा किसकी कृति है। तो सही उत्तर है अप्पय दीक्षित। याद रखिएगा, अप्पय दीक्षित की रचना है चित्र मीमांसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, चंद्रालोक जयदेव, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित, रस गंगाधर भोजराज। तो इसमें से ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। रस गंगाधर के रचनाकार दोस्तों पंडित जगन्नाथ हैं, न कि भोजराज। तो याद रखिएगा, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की कृति है, सरस्वती कंठाभरण भोजराज की कृति है, श्रृंगार प्रकाश भी भोजराज की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीपशिखा शब्द किस कवि की उपाधि से संबंधित है।
तो सही उत्तर है महाकवि कालिदास, ऑप्शन डी। कालिदास को दीप शिखा की उपाधि से विभूषित किया गया है। इनके अलावा कविता कामिनी, विलास, उपमा सम्राट, रघुकार और कवि कुलगुरु कालिदास की प्रसिद्ध उपाधियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया जाता है? भारवी, जयदेव, भास या जगन्नाथ? तो सही उत्तर है जगन्नाथ। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जगन्नाथ को पंडित कविराज या पंडित राज की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। पंडित राज जगन्नाथ की रचनाओं में रस गंगाधर, चित्रमीमांसा, खंडन और अमृत लहरी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भवभूत की माता का नाम क्या था? जतुकर्णी, ब्राह्मी, यशोवती या सीलवती? तो सही उत्तर है भवभूत की माता का नाम जतुकर्णी या जातुकर्णी था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? हरिप्रिया, इंदिरा, सुरसर और सिंधुजा? तो सही उत्तर है सुरसरी। दोस्तों सुरसर शब्द जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। और इसके अलावा आप देखिए हरिप्रिया, इंदिरा और सिंधुजा ये लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्दों में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं क्रिया विशेषण मुख्यतः क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो इसमें प्रतिदिन जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, दो घटनाओं या कालों के बीच के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? अंतरीय, अंतःकालीन, अंतःसमयक या समसामयिक? तो सही उत्तर है दो घटनाओं या कालों के बीच के लिए प्रयुक्त शब्द को अंतःकालीन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर क्या है? ऑप्शन है आपके आ, अ, ई या ओ। तो सही उत्तर है मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर अ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अ स्वर के उच्चारण के समय जिह्वा मुंह में मध्य भाग में रहती है, इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, टीजीटी पीजीटी परीक्षा हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके अन्य परीक्षाओं जैसे एलटी गेट, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।